अभी अभी हमारे पास चुनाव के नतीजे सामने आए हैं। चाहे आप बंगाल देखिए, वहां तमिलनाडु देखिए, स्टालिन अपना चुनाव हार जाते हैं। सबसे बड़ा जो मुद्दा रहता है वो तो वही मुद्दा है जो जिसके फायर ब्रांड चेहरा है योगी आदित्यनाथ। तो फिर ये करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, पीडीए की काट खोजने की जरूरत क्यों पड़ रही है बीजेपी को? क्या उत्तर प्रदेश, ये तमाम राज्यों में जो चुनाव होते हैं वहां पर उत्तर प्रदेश जाते जाते अखिलेश यादव या सपा का चेहरा देखकर चुनाव अलग लड़ने की नौबत आ जाती है, ये जरूरत पड़ जाती है? नहीं, देखिए, मैंने आपको कहा कि मंत्री परिषद में 6 जगह खाली है और अभी 9 महीने चुनाव है, तो ये किसी भी सरकार और संगठन का विषय है कि वो किसको मंत्री बनाए नहीं बनाए। उनके पास 6 जगह खाली थी, उन्होंने बनाया। और कोई भी सरकार, कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी संगठन आने वाले चुनाव की दृष्टि से अपने कील कांटे दुरुस्त करता है। जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, ये स्वाभाविक सी बात है। इसमें मैं देखता हूं कि हाँ, ये था कि नाम बहुत चल रहे थे, किन नामों को जगह मिला, किसकी तकदीर में मंत्री परिषद आया। और जो जैसा मैंने कहा कि अगर मंत्रालयों में फेरबदल होता है, किसी को अच्छे मंत्रालय मिलते हैं जिनमें शिकायतें उनके लिए जाते हैं, तो उसके आगे आने वाले समय में उसका कुछ मतलब निकाला जा सकता है। देखिए, राजनीति में ये जितने दलों के प्रवक्ता हैं या पार्टियों के लोग हैं, हम लोग तो इतने सालों से देख रहे हैं, आप कोई कुछ कहने लायक रहता नहीं है। अभी देखिए, पिछले इलेक्शन में मैं इन्हीं दिनों जब उत्तर प्रदेश में था, तो जब कुछ दिन चुनाव से 2-3 महीना पहले जब मैंने सुभाषपा के नेता ओम प्रकाश राजभर का इंटरव्यू किया, तब पहले ही सवाल पर कहते थे कि चल सन्यासी मंदिर में। योगी जी के बारे में वो यही पहली लाइन बोलते थे कि चल सन्यासी मंदिर में, मार्च में पता चल जाएगा, मठ में महंत पहुंच जाएंगे। तो लेकिन नतीजा क्या हुआ? तुरंत से 2022 के नतीजे आने के कुछ ही दिनों के बाद वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आज योगी जी के साथ कैबिनेट में शामिल हैं, और उसमें चुनाव तक क्या होगा कोई कहा नहीं जा सकता। ये जो पार्टियों में जो लोग हैं या जो अपनी अपनी बात कहते हैं, ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव जो 2017 में चुनाव लड़ने जा रहे थे तो उनके परिवार में खींचातानी नहीं थी। वो तो सार्वजनिक कैमरे पर कैद है, कोई भी देख सकता है। उनकी पार्टी में भी खींचातानी थी। और ऐसा भी नहीं है कि योगी सरकार में खींचातानी नहीं है, ये भी बहुत सार्वजनिक तो नहीं है, लेकिन दाएं बाएं से 2024 के हार के बाद केशव प्रसाद मौर्य का अंतर्द्वंद तो एक बात होगी राजीव, अंतर्द्वंद जो चल रहा है, लेकिन मैं सवाल इस पर पूछ रही हूँ कि ये जो पीडीए है जिस पर चुनाव लड़ने को मजबूर किया अखिलेश यादव ने, अगर आप इस विस्तार के बाद भी देखें, क्योंकि यूजीसी से सवर्ण समाज की भारी नाराजगी है और वो पूरे पैन इंडिया आप देखें बीजेपी के साथ वो देखने को मिली। उसके बावजूद एक चेहरा ब्राह्मण समुदाय से शामिल किया जाता है, बाकी 5। अब अगर ये मैं आपको फिगर दिखाऊं तो 36 पीडीए 36 हो जाता है और दूसरे साइड है 14। ये तो वो जो बैलेंसिंग है, देखिए वो कितना ज्यादा पीडीए की ओर जोर या झुकाव कह लीजिए योगी सरकार का चुनाव आते आते ये दिखाने की कोशिश जरूर हो रही है कि हम आपके साथ हैं, यानी पीडीए का वोट तोड़ना है और नाराजगी भले वो सवर्ण समाज की है उसको भी झेलने के लिए तैयार है। यहां पर और एडजस्टमेंट हो सकते थे उस नाराजगी को। देखिए, एक बात उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में आशा कही जाती है कि इन प्रदेशों में ओबीसी को, पीडीए को इग्नोर करके, मतलब उसमें अल्पसंख्यक में नहीं जोड़ता हूं, लेकिन ओबीसी को इग्नोर करके इन दोनों प्रदेशों में कोई सरकार, कोई पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती। आप देखिए ना, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो उनकी क्या बिहार में सबसे ज्यादा उनकी कौन सी यूएसपी? वही नीतीश कुमार कुर्मी। तो वही जातीय समीकरण है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, ओबीसी को इग्नोर करके तो कोई राजनीति नहीं कर सकता है। तो वो जो आप आंकड़े निकाल रही हैं, वो जातीय जनगणना भी कराई जाए तो उसी तरह के आंकड़े निकल करके आएंगे। इसमें बात यह है कि कौन किसको साथ पाता है, कितना साथ नहीं पाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आई यूपी में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 24 के ही नतीजे 27 में होंगे, तो अगर ये गलतफहमी भी 24 जीतने वालों को हो तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में जो 24 में 6 सीटें बीजेपी से कामयाब हुई थी छीनने में, 6 सीटें छीनी और बीजेपी ने बदले में उनसे कितनी सीटें छीन ली, आप खुद ही देख लीजिए।